अब नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस एपिसोड में। उम्मीद है आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी और आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बेंगलुरु की 29 साल की महालक्ष्मी, जिसकी कहानी मैंने आपको कल डिटेल में सुनाई थी, साथ ही यह भी बताया था कि उस किराए के घर में रखे फ्रिज और कमरे से जो लाश के टुकड़े मिले थे, उनकी संख्या करीब 30 से 40 बताई गई थी। पुलिस की फॉरेंसिक टीम घर पहुंची, सबूत और टुकड़ों को समेटा और फिर उन्हें पास के सरकारी अस्पताल, बोरिंग अस्पताल के मुर्दा घर में भेजा गया, जहां उन टुकड़ों का पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर जब उन टुकड़ों को गिनते हैं तो असली संख्या सामने आती है। महालक्ष्मी की लाश के 30-40 नहीं, बल्कि कुल 59 टुकड़े किए गए थे। अब सवाल यह उठता है कि 59 टुकड़े करने वाला कातिल कौन था। कल बहुत सारे लोगों ने यह शिकायत की थी कि मैंने शक के घेरे में आए कातिल का नाम नहीं लिया। शायद बहुत जगह सोशल मीडिया पर उसके नाम होंगे, लेकिन मैंने उस वक्त नाम नहीं लिया था क्योंकि बेंगलुरु पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इस पर असर पड़ सकता था। आज भी मैं उस कातिल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि पुलिस अभी भी उसकी तलाश में है। बेंगलुरु पुलिस ने यह भी कहा है कि कातिल हमारी नज़र में है, लेकिन फिलहाल वह किस जगह पर है यह स्पष्ट नहीं है। यह कातिल पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखता है और इसका नाम मुझे मालूम है, लेकिन फिलहाल मैं इसे जाहिर नहीं करूंगा ताकि पुलिस की जांच प्रभावित न हो। पोस्टमार्टम के बाद महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े उनके परिवार को सौंप दिए गए और बेंगलुरु में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। 25 साल पहले महालक्ष्मी का परिवार नेपाल छोड़कर इंडिया आया था। कर्नाटक में बसने के बाद उनका परिवार धीरे धीरे बेंगलुरु में सिमट गया। महालक्ष्मी की माँ, भाई और बहन उनके परिवार में थे, जबकि पिता नहीं थे। महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास से हुई और उनकी एक बेटी भी है जो अब 4 साल की है। लेकिन 2023 के अक्टूबर और नवंबर के बीच में दिक्कतें शुरू हुईं। हेमंत को शक हुआ कि महालक्ष्मी का किसी और के साथ अफेयर है, जो बेंगलुरु के एक सैलून में काम करने वाला एक हेयर ड्रेसर था। इस शक ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया और महालक्ष्मी और हेमंत अलग हो गए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कराईं। बेटी कभी महालक्ष्मी के पास होती थी तो कभी हेमंत के पास। इस केस की पूरी सच्चाई और कातिल की गिरफ्तारी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया, महालक्ष्मी और हेमंत का रिश्ता और खराब होता गया। हेमंत ने सोचा कि महालक्ष्मी का अफेयर चल रहा है, लेकिन महालक्ष्मी ने इस बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ घरेलू हिंसा और टॉर्चर की शिकायतें दर्ज कराईं। हेमंत को शक था कि महालक्ष्मी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर था, जो कि एक उत्तराखंड का रहने वाला हेयर ड्रेसर था, जो बेंगलुरु के एक सैलून में काम करता था। इस जानकारी के बाद हेमंत और महालक्ष्मी के बीच झगड़े और बढ़ गए। दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहा और यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। महालक्ष्मी ने अपने परिवार से भी धीरे धीरे दूरी बना ली थी। उनकी माँ, भाई और बहन सभी बेंगलुरु में ही रहते थे, लेकिन महालक्ष्मी ने उनसे कम ही संपर्क रखा। फिर अचानक महालक्ष्मी गायब हो गई। जब परिवार और दोस्तों ने काफी खोजबीन की तो पुलिस को जानकारी दी गई। कुछ दिन बाद किराए के घर से एक अजीब सी बदबू आने लगी, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े एक फ्रिज और कमरे के अंदर बिखरे हुए मिले। यह नज़ारा दिल दहला देने वाला था। फॉरेंसिक टीम ने जब जांच की तो कुल 59 टुकड़े पाए गए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने महालक्ष्मी की पहचान की पुष्टि की और उसके शव को परिवार को सौंप दिया गया। अब सवाल उठता है कि महालक्ष्मी का कातिल कौन है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि महालक्ष्मी का आखिरी संपर्क उसी हेयर ड्रेसर से था जिससे हेमंत को शक था कि उसका अफेयर चल रहा है। पुलिस ने उस हेयर ड्रेसर को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि महालक्ष्मी की हत्या के पीछे असली कारण क्या था। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े एक फ्रिज और कमरे के अंदर बिखरे हुए मिले। यह नज़ारा दिल दहला देने वाला था। फॉरेंसिक टीम ने जब जांच की तो कुल 49 टुकड़े पाए गए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने महालक्ष्मी की पहचान की पुष्टि की और उसके शव को परिवार को सौंप दिया गया।
अब सवाल उठता है कि महालक्ष्मी का कातिल कौन है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि महालक्ष्मी का आखिरी संपर्क उसी हेयर ड्रेसर से था जिससे हेमंत को शक था कि उसका अफेयर चल रहा है। पुलिस ने उस हेयर ड्रेसर को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि महालक्ष्मी की हत्या के पीछे असली कारण क्या था। किडी की शक की जांच अभी भी जारी है और पुलिस का कहना है कि कातिल जल्द ही कानून के शिकंजे में होगा। इस केस ने बेंगलुरु और पूरे देश में सनसनी फैला दी है, क्योंकि इस तरह की निर्मम हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। पुलिस द्वारा जारी किए गए बयान में यह कहा गया कि महालक्ष्मी की हत्या बहुत ही सोची समझी साजिश थी और कातिल ने अपने सभी निशान मिटाने की कोशिश की थी। इस केस में कई परतें हैं और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी चौंकाने वाली बातें सामने आने की संभावना है। जगह की छानबीन की जाती है, लेकिन पुलिस को उस हेयर ड्रेसर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। 10-12 घंटे की पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि उस हेयर ड्रेसर का महालक्ष्मी के कत्ल में हाथ है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन और गतिविधियां भी सामान्य पाई गईं। अब पुलिस के सामने सवाल उठता है कि अगर हेयर ड्रेसर कातिल नहीं है तो फिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और महालक्ष्मी के दोस्तों, परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ की। महालक्ष्मी के फोन को ट्रेस करने की भी कोशिश की गई, लेकिन फोन 2 सितंबर के बाद से बंद था, जिससे कोई मदद नहीं मिल सकी। इस बीच पुलिस को महालक्ष्मी के घर से कुछ और सबूत मिले, जिनमें खून के धब्बे और कुछ ऐसी वस्तुएं शामिल थीं जो किसी संघर्ष की ओर इशारा कर रही थीं। इन सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया ताकि और जानकारी हासिल की जा सके। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि महालक्ष्मी की अपने परिवार से दूरी बढ़ने का कारण सिर्फ उसके पति से अलगाव ही नहीं था, बल्कि वह मानसिक तनाव और पारिवारिक दबाव का भी सामना कर रही थी। परिवार के कुछ लोगों ने बताया कि महालक्ष्मी अक्सर अकेली रहती थी और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। हालांकि पुलिस अभी भी महालक्ष्मी के अंतिम दिनों की पूरी जानकारी नहीं जुटा पाई है। वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन था जो महालक्ष्मी की जिंदगी में इतना गहराई से जुड़ा था, जिसने इतने निर्दयतापूर्ण ढंग से उसकी हत्या कर दी। अब तक की जांच में पुलिस को महालक्ष्मी के पति और हेयर ड्रेसर पर कोई सीधा शक नहीं है, लेकिन मामले की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। पुलिस को उम्मीद है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और महालक्ष्मी के फोन से कुछ और सुराग मिल सकते हैं, जो इस हत्याकांड की असली वजह और कातिल को सामने लाएंगे। यह मामला बेंगलुरु में एक रहस्य बन चुका है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस कब और कैसे इस गुत्थी को सुलझा पाएगी। पुलिस के शक की सुई पहले पति हेमंत पर गई, क्योंकि ज्यादातर मामलों में पति या पत्नी ही इस तरह के अपराधों में संलिप्त होते हैं, खासकर जब रिश्ते में तनाव हो। लेकिन हेमंत का अलिबी मजबूत था। उसने कहा कि वह महालक्ष्मी से अलग रह रहा था और उसके साथ कोई संपर्क नहीं था। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक की, जो उसके दावे की पुष्टि कर रही थीं। हेमंत निर्दोष साबित हुआ। इसके बाद हेमंत ने पुलिस को महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में बताया और उत्तराखंड के हेयर ड्रेसर का नाम लिया। पुलिस ने उस हेयर ड्रेसर से घंटों तक पूछताछ की, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन की जांच की, लेकिन उसमें भी कुछ संदिग्ध नहीं पाया गया। वह सामान्य तरीके से अपना काम कर रहा था और भागने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। महालक्ष्मी की मानसिक स्थिति, पारिवारिक दूरियां और उसके पति हेमंत के साथ तल्ख रिश्तों ने उसे एक जटिल स्थिति में डाल दिया था। लेकिन सबसे अहम सवाल यह था कि आखिरकार वह कातिल कौन था जिसने इतने निर्दयतापूर्ण तरीके से महालक्ष्मी के शरीर के 49 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने हत्या के पहले शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की, जिसमें महालक्ष्मी के पति, उसके कथित प्रेमी हेयर ड्रेसर और आसपास के लोग शामिल थे, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जांच के अगले चरण में पुलिस ने महालक्ष्मी के घर और उसके जीवन से जुड़े और भी लोगों की छानबीन की। धीरे धीरे जांच ने एक और मोड़ लिया, जब पुलिस को एक नया सुराग मिला। यह सुराग महालक्ष्मी के फोन से आया,
जिसमें एक आखिरी कॉल या मैसेज का रिकॉर्ड मौजूद था। यह जानकारी पुलिस को कातिल के और करीब ले आई। जांच में खुलासा हुआ कि महालक्ष्मी का अपने परिवार से दूर रहना और लगातार अपने करीबी लोगों से संपर्क न रखना उसकी मानसिक स्थिति को और खराब कर रहा था। इस बीच पुलिस ने उसके घर में मिले कुछ अन्य सबूतों और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे एक अनजान व्यक्ति का नाम सामने आया जो महालक्ष्मी से मिलने उसके घर आया था। इस व्यक्ति का नाम सामने आते ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों की गहन पूछताछ और जांच के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। यह वही व्यक्ति था जिसने महालक्ष्मी की हत्या की थी। उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर थी और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पूरे मामले के पीछे की वजहें जितनी जटिल थीं, उतनी ही दर्दनाक भी। महालक्ष्मी की हत्या व्यक्तिगत रिश्तों की उलझनों और उसकी मानसिक परेशानियों का नतीजा थी। कातिल ने कबूल किया कि वह महालक्ष्मी के जीवन की समस्याओं और दबाव का हिस्सा था और एक भावनात्मक टूटने के बाद उसने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने अपने प्रयास जारी रखे हैं और उम्मीद है कि इस हत्याकांड की गुत्थी जल्द सुलझ जाएगी। महालक्ष्मी की हत्या ने बेंगलुरु को हिलाकर रख दिया है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सच सामने आए और कातिल को उसके अपराध की सजा मिले। यह केस अब तक अधूरा है, लेकिन पुलिस की जांच जारी है। उम्मीद है कि जल्दी ही महालक्ष्मी के साथ हुई इस भयावह घटना की सच्चाई सामने आएगी और इंसाफ मिलेगा। इस पूरे मामले में जांच अब भी जारी थी और जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस को महालक्ष्मी के जीवन के और भी पेचीदा पहलुओं का पता चला। फोरेंसिक जांच और सबूतों से यह बात सामने आई कि हत्या योजनाबद्ध थी और इसे अंजाम देने वाले को महालक्ष्मी के जीवन की बारीक जानकारी थी। जांच में धीरे धीरे यह बात साफ हो रही थी कि महालक्ष्मी के जीवन में और भी कुछ ऐसे पहलू थे जिनके बारे में परिवार या पति को भी पूरी जानकारी नहीं थी। पुलिस को शक था कि महालक्ष्मी की हत्या में कोई करीबी शामिल हो सकता है जो उसकी मानसिक स्थिति और व्यक्तिगत परेशानियों से वाकिफ था। महालक्ष्मी के घर से मिले खून के धब्बों, फोरेंसिक साक्ष्यों और उसके मोबाइल फोन की जांच के बाद कुछ नए सुराग हाथ लगे। पुलिस ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन असली कातिल तक पहुंचने के लिए उन्हें और ठोस सबूतों की जरूरत थी। यह मामला एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता था, जिसमें कई लोगों की भूमिका होने की संभावना थी, या फिर यह महज एक क्रूर हत्या थी जिसे किसी एक व्यक्ति ने अंजाम दिया था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए।